गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि +2 की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स के बाद ये सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें मेनली चार्जेस के रिगार्डिंग उनकी एनर्जी, उनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, और इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग हम करेंगे विद डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देखो हमने +1 में कुछ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जीज हमने +1 में कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी थी? वन वाज ग्रेविटेशनल, अदर वाज इलास्टिक एनर्जी फॉर द स्प्रिंग। ठीक है, ग्रेविटेशन एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी एंड इलास्टिक जो एनर्जी थी उसके दो वर्जन थे। वन वाज फॉर द स्प्रिंग, अदर इलास्टिक एनर्जी वाज द वन जो हमने रीड करी थी हुक्स लॉ के अंदर, हुक्स लॉ एंड सॉलिड्स के अंदर जो हमने रीड किया था। ठीक है, तो अब इन सबको हम कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटेशनल एनर्जी में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज करो अर्थ के ऊपर किसी m मास के ब्लॉक को हम h हाइट तक लेकर जाएं, इनिशियली से फाइनली पोजीशन तक, तो उस केस में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। ये हमने +1 में पढ़ा था, दैट द चेंज इन एनर्जी इज पॉजिटिव एंड द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू mgh, कि यहाँ से अगर यहाँ तक लेकर जाएं तो एनर्जी में mgh चेंज आ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक एनर्जी स्प्रिंग की। सपोज करो ये कोई स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। इस वक्त हम कहेंगे इसकी जो एनर्जी है वो 0 है। अगर सपोज करो ये स्प्रिंग x डिस्टेंस से आगे बढ़ जाता है, हम इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस से आगे खींच लेते हैं, तो इसकी जो फाइनल एनर्जी आ जाती वो 12kx² आ जाती। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमें पहले ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है। देखो सपोज करो हम किसी सिस्टम पे फोर्स लगाएं और सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट हमारे फोर्स की डायरेक्शन में हो। समझो इस बात को, हम किसी सिस्टम पे फोर्स लगाएं और सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में हो, तब एनर्जी इंक्रीज करती है। अब खुद सोचो, अगर स्प्रिंग जो है मेरा वो नेचुरल लेंथ में है और मैंने इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल किया, तो मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और नेचुरल लेंथ से इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। फैक्ट है, याद कर लो। इनफैक्ट हमने पढ़ाया कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जिसको कि हम 0 मानते हैं, इज इक्वल टू 12kx²। फैक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी के ऊपर। सपोज करो हमने बॉडी को h हाइट से ऊपर खींचा, तो हमें एटलीस्ट ऊपर mg फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट h है, देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू mgh। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना हमने बॉडी को ऊपर पुश करने तक वर्क किया, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की फॉर्म में स्टोर हो गया है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक ये A, एक B। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जस्ट इमेजिन कि ये जो चार्ज है A, दिस इज फिक्स्ड चार्ज, एंड जस्ट इमेजिन दैट दिस चार्ज इज मूवेबल।
एंड सपोज करो कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल बी के ऊपर एक्ट करता है इस डायरेक्शन में, सच दैट वो फोर्स बी को कुछ आगे मूव करवाता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इसका आंसर है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों? बिकॉज हमने बी के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बी की डिस्प्लेसमेंट भी हुई इस डायरेक्शन में। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। अब वापिस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सपोज करो मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर दूंगा। नाउ सपोज माय क्वेश्चन इज, जस्ट वन सेकेंड, just one second. सपोज माई क्वेश्चन इज, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये फिक्स है और इसको मैं मूव करवा सकता हूं, दिस इज मूवेबल। एंड सपोज करो मैं इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? खुद सोचो, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है और इसको इससे सेपरेट करने के लिए मुझे फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी, सो पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होता है। अब वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इसको ध्यान से समझें। हमारे पास तीन चीजें हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का एक लिंक समझिए एक सिंपल सी एग्जांपल से। सपोज करो ये अर्थ है और यहाँ पे एक बॉडी को, एम मास वाली बॉडी को इनिशियल पोजीशन इससे लेकर फाइनल पोजीशन एफ तक पहुंचाया गया। पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल एजेंट कौन है, सिस्टम कौन है, तो सुनिए, इस बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए पहले इसके ऊपर वेट लगेगा, जो इसका वेट होगा mg। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम। मैं अर्थ को सिस्टम बोल रहा हूं, अर्थ और इस मास को मैं सिस्टम बोल रहा हूं। तो इस केस में जो फोर्स सिस्टम ने लगाया वो mg के बराबर है, और इसको ऊपर पुश करने के लिए मुझे इसका ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू mg बट इट इज अपवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंड सपोज करो डिस्प्लेसमेंट h हाइट के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना है, ध्यान से सुने, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स mg, हाइट h, तो वर्क डन आया mg इंटू h इंटू कोस 0 डिग्री, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो कोस 0 डिग्री तो 1 होता है, तो वर्क डन आ गया mgh। ध्यान से देखें, वर्क डन पॉजिटिव आया है। दूसरी बात, वर्क डन बाय द सिस्टम पूछूं अगर, ध्यान से देखिए, सिस्टम का फोर्स नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया mg इंटू h इंटू कोस 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू माइनस mgh। यहां पे सिस्टम का फोर्स मूवमेंट के ऑपोजिट है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है। थर्ड पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी जानते होंगे कि जब कोई बॉडी अर्थ से एक हायर हाइट पे जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज पॉजिटिव होती है,
और वो mgh के बराबर होती है अगर हाइट h स्मॉल हो। ध्यान से देखें, डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल के इक्वल आई है, बट डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम के ऑपोजिट आई है। इस छोटी सी एग्जांपल से हमारे पास एक लिंक बन जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है उसका नेगेटिव ही वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है और वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो उससे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, और जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ओके, सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब हम फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम। ये हमने अभी अभी समझा है एक एग्जांपल के थ्रू। इसको यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक जगह पे चार्जेस हैं Q1 Q2, इनकी इनिशियल सेपरेशन है R इनिशियल। Q1 चार्ज हमारे पास है फिक्स्ड, Q2 चार्ज है मूवेबल। और सपोज करो इस चार्ज को मूव करवा के धीरे धीरे हमने एक RF पोजीशन तक हम लोग इसको ले गए और ये फाइनली पोजीशन A से पोजीशन B तक पहुंच गया। अब इस लिंक को समझो। जो Q2 है, Q2 का मोशन A, अब इस पॉइंट को मैं A बोल दूं, इस पॉइंट को मैं B बोल दूं, इस पॉइंट को मैं P और P डैश बोल देता हूं। A से P से P डैश से B हुआ। जो अपना Q2 चार्ज है उसका मोशन A टू P टू P डैश टू B हुआ। ठीक है, समझ लीजिए कि पोजीशन A पे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू U इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू U फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू U, एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज बिटवीन P एंड P डैश इज इक्वल टू DU। अब समझिए हम कर क्या रहे हैं। हमने क्या किया, एक चार्ज Q2 को यहां से मूव करवाना शुरू किया, यहां से धीरे धीरे दूर लेकर गए। अब ध्यान से समझो, ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो सिस्टम ने, मतलब इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, पेन की डायरेक्शन में। Q2 चार्ज को मूव करवाया, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखें, सिस्टम का फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, देयरफॉर वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। समझो इस बात को, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। इसको ध्यान से समझो। जब सिस्टम का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो अपना वर्क डन बाय द सिस्टम जो था, वर्क डन बाय द सिस्टम वो नेगेटिव था। सिमिलरली जब फोर्स ड्यू टू द सिस्टम एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा
और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। सो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U प्लस DU है। समझो इस बात को, U प्लस DU। लेट अस एज्यूम कि चार्ज Q2 को P से P' तक मूव करवाने पे एनर्जी में जो स्लाइट चेंज आती है दैट इज इक्वल टू DU। ठीक है, छोटी सी चेंज DU आई। अब हम इसको समझेंगे। हमें पता है कि जो चेंज इन एनर्जी है वो तो वर्क डन से निकाला जा सकता है। हम अगर पॉइंट P के ऊपर Q2 की FBD बनाएं, FBD ऑफ Q2 एट P, तो P पॉइंट के ऊपर Q2 की FBD की क्या बनी, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आई कैप। मैंने मान लिया कि P पॉइंट की Q1 से दूरी जो है वो R है, तो मैं कह सकता हूं कि P पॉइंट पे जो Q2 है उसके ऊपर Q1 ने इतना फोर्स लगाया। और जेश ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो सिस्टम लगा रहा है। सिस्टम ने Q2 पे इतना फोर्स लगाया। और P से P' अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं वो कितनी है, dr आई कैप। अब समझो, एज dw system is equal to minus du, hence we can say minus du is equal to from P to P डैश। सपोज करो हमने Q2 को P से P डैश तक मूव किया, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में आने वाली स्लाइड चेंज du उसका जो नेगेटिव है दैट इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम। और अब हम स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है फोर्स ड्यू टू सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस du फ्रॉम P टू P डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, फोर्स ड्यू टू सिस्टम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आई कैप डॉट dr आई कैप। ध्यान से समझें इसको। चार्ज Q2 को P से P डैश तक मूव करवाने पे स्मॉल वर्क डन की वैल्यू आएगी F इंटू डी आर, दैट इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आई कैप इंटू dr आई कैप। वो इतना हुआ। अब यहाँ पे हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारी du की वैल्यू लिख सकते हैं हम माइनस du इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R रेज टू द पावर -2 dr। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की स्लाइड चेंज का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। जब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का स्मॉल इंक्रीमेंट इतना आया है, तो जब मैं निकालना चाहूँ कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट कितना है, तो हमें इंटेग्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ du इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R रेज टू द पावर -2 dr। ठीक है, ध्यान से देखें, हमें पता है कि पॉइंट A पे एनर्जी की वैल्यू है U इनिशियल और डिस्टेंस की वैल्यू है R इनिशियल। पॉइंट B पे एनर्जी की वैल्यू है U फाइनल और डिस्टेंस की वैल्यू है R फाइनल। हम इसको लिमिट्स के विद इन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स का मतलब है कि जो जो लिमिट्स यहाँ पे पुट होंगी उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग लिमिट्स यहाँ पे पुट होंगी। लाइक इंटीग्रेटिंग du इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटीग्रेशन R रेज टू द पावर -2 dr फ्रॉम R इनिशियल टू R फाइनल।
इससे पहले मैं इसको आगे सोल्व करूं, लेट मी टेल यू कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन आर रेज टू द पावर एन डी आर इज इक्वल टू आर रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यहाँ पे n का काम -2 कर रहा है, तो हमारी इंटीग्रेशन डी यू बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर सकते हैं, इनिशियल टू फाइनल। अच्छा, जस्ट लाइक इसको सोल्व करेंगे वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे n का काम 0 कर रहा है, बिकॉज u रेज टू द पावर 0 विल बिकम 1 du। तो ये हमारे पास बन जाएगा u की पावर 1 अपॉन 1, u इनिशियल टू u फाइनल इज इक्वल टू माइनस q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज टू द पावर -1 अपॉन -1, r इनिशियल टू r फाइनल। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। ये बन गया u, तो ये हमारे पास आया u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय r लिमिट्स r इनिशियल टू r फाइनल। अब हम इसको लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करेंगे। लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा माइनस q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय r फाइनल माइनस -1 बाय r इनिशियल। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास एक और माइनस है, तो लेट अस सोल्व इट। u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर इनिशियल माइनस 1 बाय आर फाइनल। अब मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 1 बाय आर फाइनल माइनस 1 बाय आर इनिशियल। ये हमारा ऑलमोस्ट फाइनल एक्सप्रेशन अभी तक बना है कि दो चार्जेस की फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो ये है। नाउ लेट अस मेक सम कंक्लूजन्स। पहली बात ये कि ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया है, रिलेशन आया है, इसमें u इनिशियल और u फाइनल चार्जेस की इनिशियल और फाइनल सेपरेशन पे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा यूनिवर्सल है कि r इनिशियल और r फाइनल की सभी वैल्यूज पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो नाउ लेट अस टेक अ फ्यू सूटेबल वैल्यूज ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, ताकि हमारे पास फॉर्मूला सूटेबल बने। लेट्स पुट r इनिशियल इज इक्वल टू r फाइनल इज इक्वल टू इंफिनिटी। वी मस्ट नो दैट r फाइनल अगर इन्फिनिटी हुआ तो 1 बाय आर फाइनल मतलब कि 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है u इन्फिनिटी माइनस यू आर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय आर। ठीक है, ध्यान से देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हुआ, तो ये बन जाएगा माइनस q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखो, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया। एंड सेकेंड पॉइंट, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है जब चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है, यहाँ पे एनर्जी है जब चार्जेस के बीच में सेपरेशन आर है, और ये उनका डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें एक जनरल कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी। याद करिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब किसी डायपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनता है तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। याद करिए, हमारे पास किसी भी डायपोल के लिए
एक्सप्रेशन बना था यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा, और इसका रीज़न ये था कि हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना था, ये हमने एज्यूम किया था, हमारे पास इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। सिमिलरली हर केस में एनर्जी की हमें किसी एक जगह पे वैल्यू को कुछ लेट करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे उनकी एनर्जी को जीरो एज्यूम करेंगे। दिस इज बाय एजम्पशन, बाय डिफॉल्ट। सो वी एज्यूम u इन्फिनिटी को इज इक्वल टू जीरो बाय कन्वेंशन, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, u इज इक्वल टू जीरो। जब दो चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन हो तो उनकी एनर्जी को जीरो मान लिया जाता है। तो पुटिंग इट जीरो वी गेट माइनस यू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू वन क्यू टू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो माइनस माइनस कैंसिल करके हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, यू आर इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। This is the general expression for the electrostatic potential energy of two charges Q1 and Q2 separated by a distance r। कोई भी दो चार्जेस हों Q1 Q2, अगर उनके बीच में सेपरेशन r है तो उनकी एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r बन जाएगी। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी की यूनिट हमें पता है कि जाउल होती है। थर्ड पॉइंट, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज Q2 भले ही यहाँ पे हो, भले ही यहाँ पे हो, भले ही यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर उसकी सेपरेशन r सेम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो मल्टीपल चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस थे पहले, Q1 और Q2, और इन चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो थी वो R12 थी। तो इनकी जो इनिशियल एनर्जी थी वो बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। ये हमने अभी अभी प्रूव किया। सपोज करो एक चार्ज Q3 आया 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 धीरे धीरे और इस पॉइंट पे फिक्स हो गया Q3, और सपोज करो Q3 की Q1 से दूरी है R13 और Q3 की Q2 से दूरी है R23। तो अब मैं पूछूं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। तो इस केस में टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन दोनों की एनर्जी नहीं निकालनी। इस केस में हमारे पास एनर्जी के तीन पेयर बनेंगे। पहला पेयर है इन दोनों की एनर्जी, दूसरा इन दोनों की एनर्जी, तीसरा इन दोनों की एनर्जी। तो इस केस में एनर्जी हमारे पास बन जाएगी K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन इंटू Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q3 Q1 बाय R31। So this is the total energy of the system when there are 3 charges. Suppose करो 4 चार्जेस हो गए, हमारे पास यहां पे एक चार्ज आया Q4, तो उसको इसने भी रिपेल करना है, इसने भी रिपेल करना है और इसने भी रिपेल करना है यार। सपोज करो इसकी इन सबसे दूरी है R34, R24, R14। तो इस केस में सिस्टम की टोटल एनर्जी बन जाएगी, इस केस में जो पुरानी तीन एनर्जीज थी इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, वो तो है ही।
अब इसकी 3 नई एनर्जीज हो जाएंगी, तो इस केस में टोटल एनर्जी 4 चार्जेस की हो जाएगी, ये तीनों प्लस, देखो इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, अब इसकी भी इन तीनों के साथ एनर्जीज बनेगी। Q4 की Q1 के साथ एनर्जी होगी के Q1 Q4 बाय R14। अब Q4 की Q2 के साथ एनर्जी होगी के Q2 Q4 बाय R24। Q4 की Q3 के साथ एनर्जी होगी के Q3 Q4 बाय R34। इस तरह से हमारे पास सिस्टम की सभी एनर्जीज आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास 4 चार्जेस हैं तो हमारे पास एनर्जी के 6 पेयर बने। कभी भी हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों और एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो पेयर बनाकर एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अगर सपोज करो अब कोई 5th चार्ज आ जाता तो उसकी एनर्जी पहले इसके साथ निकालते, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और चारों एनर्जीज के पेयर्स को इनिशियल एनर्जी के साथ जोड़कर फाइनल एनर्जी आ जाती। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यहां पे हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लाइक सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 Q चार्जेस हैं, इसकी साइड लेंथ है L, और मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर की टोटल एनर्जी बताओ कितनी हुई। तो इसमें बेसिकली हमें हर चार्ज की हर दूसरे चार्ज के साथ एनर्जी लेनी है। ये हमारे पास एक ABCD स्क्वायर है, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। अब देखो कैसे करनी है। ध्यान से देखो, मैंने सारे पेयर लिख लिए। पहले चार्ज A की B के साथ एनर्जी, A की C के साथ, A की D के साथ। A की सबके साथ एनर्जी होगी, A को भूल जाओ। B की C के साथ, B की D के साथ, B को भूल जाओ, B की सबके साथ एनर्जी होगी। बचे ये दो, इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल। इस तरीके से हमारे पास सारी एनर्जीज होगी। अब देखो A की, अच्छा ये सेपरेशन देख लो, अगर ये L है, ये L है, तो ये √2L है और ये भी √2L है। ध्यान से देखो, A और B की एनर्जी हो जाएगी के Q²/L, A और C की एनर्जी भी हो जाएगी AC के Q²/√2L, A और D की एनर्जी हो जाएगी के Q²/L, B और C की एनर्जी हो जाएगी के Q²/L, B और D की एनर्जी हो जाएगी के Q²/√2L, C और D की एनर्जी हो जाएगी के Q²/L। तो अगर आपसे मैं टोटल एनर्जी पूछूं तो टोटल एनर्जी सबको जोड़ के आएगी और उसकी वैल्यू है के Q²/L कॉमन इंटू 1 + 1/√2 + 1 + 1 + 1/√2 + 1, ये आ जाएगा के Q²/L इंटू 4 + 2/√2, दैट इज इक्वल टू के Q²/L इंटू 4 + √2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करें हमारे पास क्वेश्चन आ गया, a charge capital Q is placed at point P. Find its
टोटल एनर्जी, ध्यान से सुनो। सपोज करो एक चार्ज Q हम बहुत दूर से कहीं हमने यहां पे लाके रख दिया, तो कहते उसकी टोटल एनर्जी बताओ इन सब के साथ। ध्यान से देखो, अगर ये L है, ये L है, तो ये √2L हो गया, ये पूरा √2L है, तो ये जो डायगोनल की हाफ लेंथ होती है ये बेसिकली √2L/2, दैट इज इक्वल टू L/√2, 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 L/√2 हो गई। कहता Q चार्ज अगर यहां पे पड़ा है उसकी चारों के साथ टोटल एनर्जी बताओ। हम एक एक करके सबके साथ एनर्जी निकालेंगे। ध्यान से देखो, Q की A के साथ कितनी एनर्जी हुई, KQ/L/√2। Q की B के साथ कितनी एनर्जी हुई, -KQQ/L/√2। C के साथ हो गई KQQ/L/√2। D के साथ हुई -KQQ/L/√2। ठीक है, ये अपनी 4 एनर्जीज हो गई। और अगर मैं टोटल एनर्जी पूछूं तो सभी का समेशन करके मेरे पास 0 एनर्जी आ जाती है। ठीक है, लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड द साइड्स आर इक्वल टू 3L, 4L, 5L, एंड द क्वेश्चन इज दिस इज Q, this is 2Q, this is Q dash. The question is, if total energy of the system is equal to 0, then Q dash upon Q is equal to what? कहता है 3 चार्जेस हैं Q, 2Q और Q dash। तो कहता अगर इन तीनों के सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 है तो Q डैश अपॉन Q कितना होगा। दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट राइट नाउ। सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों की एनर्जी प्लस इन दोनों की एनर्जी प्लस इन दोनों की एनर्जी का सम, दैट इज इक्वल टू KQ डैश अपॉन 3L प्लस KQ 2Q अपॉन 5L प्लस K2Q Q डैश बाय 4L। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी 2KQ²/5L प्लस KQ डैश बाय L इंटू 1/3 प्लस 2/4। इसको ध्यान से समझो, ये हो जाएगी 2/5 कॉमन इंटू KQ²/L, ये हुई। इसका और इसका सम हो जाएगा KQ/L कॉमन 1/3 प्लस 2/4, ये आ गई। अच्छा, 2/4 बना हाफ, और हाफ ऑफ 1/3 को आप जोड़ के देख सकते हैं, ये 5/6 बनेगा। तो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है 2/5 KQ²/L प्लस इन दोनों की फ्रैक्शन को आप जोड़ के देखिएगा 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 बन सकता है, यू कैन चेक दिस। तो ये बन जाएगा प्लस 5/6 KQ/L। ध्यान से देखो, सिस्टम की टोटल एनर्जी इतनी आई। अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। क्वेश्चन कहता है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 है तो Q डैश अपॉन Q कितना है। नाउ लेट अस सॉल्व इट। कहता है ये जो टोटल एनर्जी आई है दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 पुट करते हैं, हम इसको इधर ले जाएंगे, देन आवर इक्वेशन बिकम्स टू बाय 5 KQ²/L इज इक्वल टू -5/6 KQ/L। Now let us solve it.
KL cancels out, Q and Q cancels out, then 2 by 5 Q is equal to minus 5 by 6 Q dash. तो Q dash by Q is equal to 2 by 5 upon minus 5 by 6. Understand? Q dash by Q is equal to 2 by 5 upon minus 5 by 6. तो Q dash by Q is equal to 2 upon 5 into minus 5 into 6. That is equal to minus 12 by 25. So this is our final answer. ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. Another question. सपोज करिए हमारे पास एक हेक्सागन है. वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन. अब रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो सारी साइड्स और एंगल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. और सपोज करो इस रेगुलर हेक्सागन के हर कॉर्नर पे एक चार्ज है Q और हमने इस हेक्सागन की टोटल एनर्जी निकालनी है. सपोज करो इसकी हर साइड L है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन अगर रेगुलर है तो उसके सारे एंगल 120 डिग्री होते हैं और उनमें से भी इंडिविजुअल एंगल्स 60 डिग्रीज होते हैं. एंगल्स 60 होने की वजह से ये सारी साइड्स, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, तो ये सारी साइड्स L L L L बन जाती हैं. Then again my question is find the energy. Let me rename them first. A, B, C, D, E, F. Find the electrostatic potential energy of charge A with all other charges B, C, D, E, F. क्या था? चार्ज A की B, C, D, E, F बाकी पांचों चार्जेस के साथ टोटल एनर्जी निकालो. मतलब इसकी इसके साथ एनर्जी, इसकी इसके साथ एनर्जी, इसकी इसके साथ एनर्जी, इसकी इसके साथ एनर्जी, इसकी इसके साथ एनर्जी निकालो. मुझे पता है आप लोग कर लोगे बिकॉज ये है तो सिंपली कैलकुलेशंस, बट यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी डिस्टेंस निकालने में. सभी नहीं, ए और बी का डिस्टेंस हमें पता है 2L है, ये सॉरी L है, हमें दिख रहा है ये L है. ए और F का डिस्टेंस हमें पता है कि L है, दिख रहा है. ए और D का डिस्टेंस हमें पता है कि 2L है, दिख रहा है. पर दिक्कत आएगी AE और AC के डिस्टेंस में. नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, AC का डिस्टेंस जो है